जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल RKM शिक्षा पर। और बच्चों, आज हम लोग हिंदी माध्यम फिजिक्स में क्लास 11वीं की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और 11वीं की फिजिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रक्षेप गति की, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों, प्रक्षेप गति क्या होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी प्रक्षेप गतियाँ आपने जीवन में अपने देख रखी हैं। जैसे अगर कोई क्रिकेटर गेंद को अपने बल्ले से मारता है तो कैसे मारता है बच्चों? वो गेंद कैसे जाती है? वो गेंद इस तरह से मोशन करती है। ये गेंद की गति कैसी है? ये प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है। जब कोई मिसाइल फायर की जाती है, मान लीजिए कोई ऐसे यहाँ से एक मिसाइल मार दीजिए और ये मिसाइल ऐसे जाके ऐसे गिरे, ठीक है, तो ये मिसाइल जो मारी जाती है इसकी गति कैसी होती है? ये प्रक्षेप गति होती है। जैसे कोई अगर वॉलीबॉल खेलने वाला व्यक्ति, ठीक है, वॉलीबॉल को ऐसे वो मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है और ऐसे गेंद को पकड़ के ऐसे उछाल देता है, वो यहाँ पे जाके नेट में फंस जाती है या नहीं भी फंसती है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जिस तरह की गति करती है, ये गति क्या है? ये एक प्रक्षेप गति है। तो प्रक्षेप गति आप समझ गए होंगे। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई गेंद उठा के ऐसे अपने दोस्त को दे दिया, तो वो क्या है? वो प्रक्षेप गति है। तो इस तरह की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी बच्चों इसकी? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से, कहाँ से? ऊर्ध्वाधर रेखा से न्यून कोण पर, मतलब 90 से कम कोण पर, चाहे इधर फेंक दो, चाहे इधर फेंक दो, चाहे किसी भी तरफ फेंक दो, तो वो जिस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, वस्तु जिस प्रकार की गति को प्रदर्शित करती है, वो गति प्रक्षेप गति कहलाती है। तो प्रक्षेप गति क्या होती है? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी न्यून कोण पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो वस्तु जिस प्रकार की गति को प्रदर्शित करती है, यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है। तो प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या हो गई? ये बात हमारे पास क्लियर हो गई कि अगर किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से न्यून कोण पर फेंक देंगे तो वो वस्तु जिस प्रकार की गति को प्रदर्शित करेगी, वो गति क्या कहलाएगी? अब बच्चों, साधारणतः यहाँ पे जो प्रक्षेप गति आपको पढ़नी है, वो ऐसी प्रक्षेप गति पढ़नी है जिसमें वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर फेंक देंगे। मान लीजिए ऐसे फेंका तो वस्तु ऐसे जाके गिरेगी। ठीक है। अब मान लीजिए इस अवस्था में वस्तु को आपने क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंक दिया। आपने कहाँ से कोण दिया? क्षैतिज से लिया अभी। ठीक है। कितने कोण पर फेंका? या u वेग से, प्रारंभिक वेग से थीटा कोण पर आपने वस्तु को फेंक दिया। तो जब u वेग से फेंकेंगे तो बच्चों इस वेग के दो घटक हो सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए गेंद को फेंक दिया, कुछ भी हो सकता है, तो इसके दो वेग के घटक बन जाते हैं, एक क्षैतिज में और एक ऊर्ध्वाधर। क्यों? क्योंकि देखिए ये वस्तु ऊपर भी जा रही है लगातार और आगे भी बढ़ रही है। तो ऊपर जा रही है मतलब इसमें एक ऊर्ध्वाधर गति हो रही है। इस तल में गति होती है तो ये क्या है? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर भी जा रही है। और एक देखिए वो क्षैतिज में आगे भी बढ़ रही है। इधर क्या है हमारे पास? ये क्षैतिज है। अर्थात वस्तु दो दिशाओं में गति करती है। इसीलिए प्रक्षेप गति को दो दिशाओं की गति भी कहा जाता है। ठीक है। तो जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंक देते हैं, प्रारंभिक कोण पर, तो यह वस्तु जिस प्रकार की गति करती है यह प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप गति करती हुई वस्तु ऊर्ध्वाधर में भी एक गति करती है और क्षैतिज दिशा में भी गति करती है। अर्थात इस वस्तु के दो वेग होते हैं। एक वेग क्षैतिज दिशा में उसको ले जाता है u cos थीटा, और एक वेग उसको ऊर्ध्वाधर में ले जाता है u sin थीटा। बच्चों, साधारणतया जो आपको प्रक्षेप गति पढ़ाई जाती है उसमें वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? हम यहाँ पर वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लेंगे। मतलब जैसे वायु उपस्थित ही ना हो ऐसी बात करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु हम यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं उस वस्तु का घनत्व वायु के घनत्व से बहुत ज़्यादा है।
जिससे कि वायु द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल लगभग शून्य हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु से कोई बल वस्तु पर नहीं मानना है। तो जब वायु से लगने वाला कोई बल नहीं होगा, अर्थात वस्तु का जो क्षैतिज वेग है, क्षैतिज वेग मतलब u cos थीटा, u cos थीटा का मान फिर बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्षैतिज में कौन सा बल लग सकता था? वायु का प्रतिरोध बल, लेकिन वायु का बल तो हमने कहा नगण्य मान लेना है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षैतिज दिशा में लगने वाला बल शून्य हो जाएगा, जिससे यह पता चलता है कि क्षैतिज दिशा का जो बल शून्य होगा तो उसका क्षैतिज वेग भी वस्तु का क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। अर्थात अगर यहाँ पे u cos थीटा का मान 10 आ गया तो यहाँ भी 10, 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 यहाँ पर, अर्थात क्षैतिज वेग का मान प्रक्षेप गति के दौरान नहीं बदलता है। प्रक्षेप गति में वस्तु का क्षैतिज वेग नियत यानी कि अचर रहता है। अर्थात परिवर्तित नहीं होता, जबकि वस्तु का ऊर्ध्वाधर वेग गुरुत्व के कारण लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती है उसका ऊर्ध्वाधर वेग अर्थात uy घटता है, जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी uy का मान घटेगा और अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है? शून्य। उसके बाद ऊपर फिर नहीं जाती वस्तु, फिर वहां से वो नीचे आने लगती है। जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई के बाद आगे बढ़ती है तो उसका ऊर्ध्वाधर वेग का मान लगातार बढ़ने लगता है, और जहां से फेंकी गई उसी ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग उतना ही हो जाता है जिस वेग से फेंकी गई थी वस्तु, लेकिन उसकी दिशा बदल चुकी होती है। अब जब नीचे गिरेगा तो वस्तु का ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाएगा? जिस वेग से वो फेंकी गई थी, लेकिन उस वेग की दिशा क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, कि जैसे किसी वस्तु को कहीं से फेंका गया तो जब वो पुनः पृथ्वी पर गिरेगा तो जितने वेग से ऊर्ध्वाधर वेग से ऊपर की तरफ था उतना ही ऊर्ध्वाधर वेग नीचे की तरफ हो जाता है, जबकि क्षैतिज वेग का मान नियत रहता है, वो तो बदलता ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो याद रखना कि जैसे जैसे वस्तु बढ़ेगी ऊपर वाला वेग क्या होता है? जैसे ऐसे ही सोचो, कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है? ऊपर की तरफ वाला वेग घटता है घटता है घटता है घटता है, फिर जीरो हो जाता है। फिर उसके बाद फिर वो वस्तु नीचे आती है तो वही ऊर्ध्वाधर वेग उसका बढ़ने लगता है बढ़ने लगता है बढ़ने लगता है, और जहां से फेंका बच्चों वहीं कैच कर ले। तो जिस वेग से वस्तु को फेंकोगे उसी वेग से वो तुम्हारे हाथ में गिरेगी, अगर उसी जगह कैच करते हो तो। इससे पता चला कि ऊर्ध्वाधर वेग का मान ऊपर जाने पर घटेगा घटेगा घटेगा, अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा? शून्य। ध्यान रखना, केवल ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होगा, क्षैतिज वेग तो वही रहेगा जो नियत है, वो तो बदला नहीं है। अर्थात अधिकतम ऊंचाई पर केवल क्षैतिज वेग बचता है। अधिकतम ऊंचाई पर केवल कौन सा वेग होता है? क्षैतिज वेग होता, ध्यान रखना। तो जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर होती है तो अधिकतम ऊंचाई पर केवल क्षैतिज वेग बचता है। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई पर कौन सा वेग बचता है? क्षैतिज वेग बचता है। फिर वो वस्तु धीरे 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 अपनी जगह वापस गिर जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह के गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब बच्चों इसमें सबसे बड़ी बात एक याद रखिएगा कि जब कभी हम क्षैतिज गति के बारे में बात करेंगे तो हम क्षैतिज वेग की गणना करेंगे,
क्षैतिज वेग का इस्तेमाल करेंगे। जब हम ऊर्ध्वाधर गति की गणना करेंगे तो हम ऊर्ध्वाधर वेग का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्षैतिज गति में ऊर्ध्वाधर वेग का कोई लेना देना नहीं है और ऊर्ध्वाधर गति में क्षैतिज वेग का कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, यह किस तरह के रास्ते से गिरता है, इस बात की हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्रक्षेप्य का पथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु प्रक्षेप्य गति करती है तो उसका पथ यानी कि रास्ता किस तरह के वक्र को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों मान लेते हैं एक वस्तु है जिसको हमने u वेग से, u प्रारंभिक वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर दिया। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हमने मान लिया है, u है। ठीक है, ये वस्तु का प्रारंभिक वेग देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं। u कितने वेग कोण पर इसको फेंका, थीटा कोण पर। ये o है वस्तु का। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु है जहां से वस्तु को फेंका गया। अब बच्चों इस वेग के आपको पता है कि दो घटक होंगे, एक तो क्षैतिज घटक होगा वेग का, क्षैतिज घटक होगा u cos थीटा। ठीक है, और एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा, वो कितना होगा, वो होगा u sin थीटा। तो ध्यान रखिएगा जो थीटा से जुड़ता है उसमें जाता है cos थीटा वाला घटक और जो नहीं जुड़ा है वो गया sin थीटा वाला। और u cos थीटा और u sin थीटा एक दूसरे से 90 डिग्री पे 90 अंश। तो ये क्षैतिज घटक हो गया, मतलब इसको हमने ux से लिख दिया। ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, इसको हमने uy से लिख दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ux बराबर u cos थीटा। ये वेग का क्या है बच्चों, ये क्षैतिज घटक है। ठीक है, जबकि जो uy हमने मान रखा है uy, y का मतलब y अक्ष, तो y अक्ष का जो वेग है मतलब। अब बच्चों मान लेते हैं कि जब यहां से हमने किसी वस्तु को फेंका तो वो वस्तु ऐसा रास्ता लेती हुई यहां पे गिर गई। हमने मान लिया कि वस्तु किसी समय t पर, मतलब यहां से फेंका तो यहां समझो इसका जो है ये मूल बिंदु है, मतलब 0, 0, ये x अक्ष और ये y अक्ष। और हमने मान लिया t समय बाद, कितने समय बाद, t समय बाद वस्तु p बिंदु पर पहुंचती है जिसके निर्देशांक x, y है। और p बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y। यहां पर x क्या है बच्चों, x क्षैतिज विस्थापन है वस्तु का, और y क्या है, y वस्तु का ऊर्ध्वाधर विस्थापन है। ठीक है, तो x क्या है, क्षैतिज विस्थापन। भाई यहां से यहां वस्तु गई तो वो दो तरह के विस्थापन करेगी, एक तो देखो ऊपर वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, और एक क्षैतिज दिशा का विस्थापन जिसको हमने x से लिख दिया। अब हम लिखेंगे बच्चों O से P की क्षैतिज गति के लिए, O से P की क्षैतिज गति के लिए। तो बच्चों क्षैतिज तुमको पता है, क्षैतिज वेग जो है वो सदैव नियत रहता है, अर्थात क्षैतिज गति में कोई भी त्वरण नहीं होता। जब वेग नियत है क्षैतिज दिशा का तो क्षैतिज दिशा का त्वरण क्या है, 0। क्यों, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी बल कार्य नहीं करता। तो जब त्वरण नहीं होगा तो सीधी सी बात है, हम यहां पे लिखेंगे क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग और गुणित समय। बच्चों आपके मन में आ रहा होगा हमने s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे जो हाफ at स्क्वायर आता था, ये आता था त्वरण, यहाँ त्वरण है नहीं, तो s बराबर ut केवल बचेगा। s मतलब दूरी बराबर u इंटू टी, वेग गुणित समय, वही लगा रहे हैं। तो क्षैतिज दूरी कितनी चला, देखिए x, क्षैतिज वेग कितना है, क्षैतिज दिशा का वेग देखो बेटा u cos थीटा,
और इंटू समय, समय कितना है देखिए t, अर्थात t बराबर आ जाएगा x बटा u cos थीटा। ये समीकरण हो गई पहली, ये पहली समीकरण हो गई। अब देखिए क्या लिखेंगे यहां से, अब लिखेंगे O से P की ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है, O से P की ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या आएगा भाई, इसके लिए सोचो, तो इसके लिए आ जाएगा, आपको पता है h बराबर क्या होता है, ऊपर जब कोई वस्तु जाती है तो उसके लिए बराबर समीकरण क्या होती है, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, u क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग, t क्या है, समय, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ उठती है तो गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे लाने की कोशिश करता है, मतलब उसमें मंदन उत्पन्न करता है, उसके वेग को कम करता है, इसलिए समीकरण बनी। h कितनी ऊंचाई तक उठ गया, देखो h की जगह कितना आ गया, y, uy कितना है भाई, ऊर्ध्वाधर वेग, देखो कितना है, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पे लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से t का मान रखने पर, तो t का मान समीकरण एक से यहां पे रख दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर, तो ये y बराबर मिलेगा, क्या होगा देखो, u साइन थीटा इंटू t, t की जगह क्या आ गया देखो, x बटा u कॉस थीटा माइनस हाफ g और t स्क्वायर, t की जगह देखो x बटा u कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो u से u कट जाएगा ये, तो साइन बटा कॉस बचेगा, यानी क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो y बराबर आ गया टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जो ये समीकरण हमको मिली है ये किस रूप में मिली है, तो प्राप्त समीकरण y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर रूप की है, जो कि एक परवलय की समीकरण है। इस रूप की है और ये किसकी समीकरण है, परवलय की, अर्थात प्रक्षेप करती वस्तु या प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अर्थात प्रक्षेप का पथ कैसा होता है बच्चों, परवलयाकार। तो जब कोई वस्तु प्रक्षेपित करती है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए बच्चों यहां से। चलिए हम बात करते हैं यहां पे। तो बच्चों मान लेते हैं कोई वस्तु क्षैतिज से थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर यू वेग से प्रक्षेपित कर दी जाती है। ये हमने किस वेग से इसको प्रक्षेपित किया, क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से इसको हमने प्रक्षेपित कर दिया। तो सीधी सी बात है, जब ये वस्तु प्रक्षेप्य गति करेगी यानी कि परवलयाकार पथ लेते हुए चलेगी तो यह वस्तु कभी न कभी एक अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेगी। तो बच्चों ये पहले ऊपर उठेगी, यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई होगी। तो इस ऊंचाई को कहते हैं महत्तम ऊंचाई यानी कि अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई का मतलब ये h निकालना है हमको। उड्डयन काल, उड्डयन काल क्या होता है, प्रक्षेप गति करती हुई वस्तु, प्रक्षेप गति करती हुई वस्तु
प्रक्षेप के दौरान जितना समय लेती है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय, जैसे यहाँ तुमने किसी वस्तु को फेंका वो ऐसे से पहुँची, तो जितने समय तक वो हवा में रही उस समय को कहते हैं उड्डयन काल यानी कि फ्लाइट टाइम। और बच्चों क्षैतिज परास क्या है? जितनी दूरी पे जाके ये गिरी, जैसे यहाँ से फेंका गया और यहाँ गिरी, तो जहाँ से फेंका गया और जहाँ गिरी इसके बीच की दूरी को रेंज यानी कि आर यानी कि परास कहते हैं। तो आर यहाँ पे क्या है बच्चों? आर है परास, ठीक है। एच क्या है? एच है महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई को कई किताबों में अधिकतम ऊंचाई भी लिखते हैं, तो जो चाहो आप समझ सकते हो, अधिकतम ऊंचाई। और टी को लिखते हैं उड्डयन काल, ठीक है। ये तीनों चीजें हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको पता है जब किसी वस्तु को u वेग से फेंकोगे तो इस वस्तु के वेग के दो घटक हो जाते हैं। एक घटक क्षैतिज दिशा में होगा, वो क्या होगा? u cos थीटा। ये वस्तु का क्षैतिज वेग कहा जाएगा, इसको ux से लिख देंगे। एक वेग इसका ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ शुरुआत में होगा, इसको u sin थीटा लिखते हैं। ये y अक्ष में वेग है, इसीलिए इसको लिखते हैं uy। अर्थात ux जो u cos थीटा लिख रहे हो, ये क्या है? ये क्षैतिज वेग है, ठीक है। जबकि जो uy है बच्चों, u sin थीटा, इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है? ये ऊर्ध्वाधर वेग है, ठीक है। अब क्या है? आपको पता है जैसे जैसे वस्तु यहाँ से मान लो O बिंदु से फेंकी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसका ऊर्ध्वाधर वेग घटता जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पे इसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई पे वस्तु का ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर वस्तु नीचे गिरती और यहाँ Q पॉइंट पे गिर गई। फिर से ऊर्ध्वाधर वेग उसमें बढ़ता जाएगा, नीचे गिरने पर नीचे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पे उतना ही हो जाएगा जितना शुरुआत में। तो बच्चों सबसे बड़ी बात ये आई है कि हमको पता चल गया कि O से P तक जब वस्तु गई तो वस्तु का ऊर्ध्वाधर वेग कम होते होते यहाँ पे 0 हो गया। P बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो गया। अर्थात O से P की ऊर्ध्वाधर कौन सी गति लेंगे यहाँ पे? ऊर्ध्वाधर, ठीक है, गति के लिए O से P की ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो देखिए हम यहाँ पे तीसरी गति के समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या आ जाएगा? Vy स्क्वायर मतलब अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर माइनस 2gh होता था ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। वहां से अब सारा मान हम यहाँ रख देंगे, तो vy की जगह कितना हो गया? देखो u भाई vy मतलब अंतिम वेग कितना हो गया? देखो यहाँ पे अंतिम वेग 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर। uy कितना है? देखिए u sin थीटा, तो u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। तो देखिए 2gh कैसे निकलेगा? ये बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये अधिकतम ऊंचाई का सूत्र आ गया। ये किसका सूत्र आ गया? ये सूत्र आ गया है अधिकतम ऊंचाई का। ये क्या निकल आया? ये आ गया बच्चों अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, अब हम बच्चों यहाँ पे उड्डयन काल का सूत्र निकालेंगे। किसका निकालेंगे? उड्डयन काल। तो उड्डयन काल का सूत्र कैसे निकाल सकते हो? तो देखो उड्डयन काल क्या होता है, मैंने बताया यहाँ से वस्तु फेंकी जाएगी तो जितनी देर तक हवा में रही, मतलब O से Q तक जाने में जो समय लगा वो उड्डयन काल। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे O से P तक जाने में जितना समय लगेगा वस्तु को,
उतना ही समय P से Q तक जाने में लगेगा। ये तो पता है, जब कोई वस्तु फेंकी जाती है तो जितना समय वो ऊपर तक जाने में लेती है उतना ही समय वापस आने में लेती है। बस केवल फेंकने वाले और जहाँ वस्तु गिर रही वो दोनों ऊंचाइयाँ समान हो। मतलब जैसे यहाँ से फेंक रहे तो यहीं पे कैच कर लो। अब ये नहीं कि यहाँ से फेंको और कैच तीसरी मंजिल नीचे जाके करो, तो समय अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के O से P तक जाने का समय बराबर P से Q तक जाने का समय। अब इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, मान लेते हैं O से P तक जाने में उसको समय लगता है स्मॉल t, तो P से Q तक भी जाने में समय क्या लगेगा, स्मॉल t। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल t निकाल देंगे और फिर t प्लस t यानी कि 2t निकाल देंगे, वही कुल समय निकल आएगा, यानी कि उड्डयन काल निकल आएगा। स्मॉल t का मान निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे O से P की ऊर्ध्वाधर गति के लिए, अभी भी कौन सी गति हम बात करने जा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ये क्या आएगा बच्चों, जरा ध्यान दो। O से P की ऊर्ध्वाधर गति के लिए पहला समीकरण यूज करेंगे तो क्या होता है, v बराबर u प्लस, सॉरी ऊपर जा रहा ना तो माइनस GT, लेकिन v कौन सा लेंगे, y वाला, u कौन सा लेंगे, y वाला, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वाला लेना है ना। अब देखो अंतिम वेग P बिंदु पर कितना हो गया, ऊर्ध्वाधर वाला 0 हो गया, अर्थात ये आ गया 0 बराबर u साइन थीटा माइनस GT। तो यहाँ से आ गया GT बराबर u साइन थीटा, या t बराबर आ गया u साइन थीटा अपान g। तो t कितना आया, u साइन थीटा अपान g। तो ये तो बच्चों t आया। अभी हमको क्या निकालना है, हमको कुल समय निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थात O से Q तक जाने में लगा कुल समय। तो कुल समय कैसे निकालोगे बेटा, तो देखो कुल समय का सूत्र क्या हो जाएगा, t बराबर कितने आएगा, तो t बराबर इधर वाला समय प्लस इधर वाला समय। इधर कितना लगा t, इधर कितना लगा t, यानी कि t प्लस t अर्थात 2t मान रख दो। तो 2 और t का मान रख दो यहाँ से, तो क्या आएगा देखो u साइन थीटा अपान g। यही समय बच्चों क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। तो ये किस चीज़ का फार्मूला हो गया, ये उड्डयन काल का फार्मूला आ गया। ठीक है, अर्थात उड्डयन काल का सूत्र क्या आ गया, 2u साइन थीटा अपान जी। जबकि अधिकतम ऊंचाई कितनी आई थी, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब हम क्षैतिज परास की गणना करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, क्षैतिज परास। देखो क्षैतिज परास, क्षैतिज परास क्या होती समझ गए क्या, जहां से फेंका और जहां वस्तु गिरी इसके बीच की सरल रेखीय दूरी, क्षैतिज दूरी, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज परास। तो सीधी सी बात है, क्षैतिज दिशा का तुमको पता है वेग बदलता नहीं, मैंने बता रखा है पहले ही कि ऊर्ध्वाधर वेग ऊपर जाने पर घटता है और नीचे आने पे बढ़ता है, लेकिन पूरी प्रक्षेप के दौरान ऐसा हम मान के चलते हैं कि क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हवा से लगने वाला प्रतिरोधी बल बहुत कम अर्थात 0 मान लेते हैं। तो जब क्षैतिज वेग नहीं बदलेगा तो क्षैतिज परास किसके बराबर आ जाएगा, तो दूरी बराबर चाल और गुणित समय। क्या लगा दिए यहाँ पे, दूरी बराबर चाल और गुणित समय। ये क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर त्वरण नहीं है। जब त्वरण नहीं होता है तो दूरी बराबर चाल गुणित समय आप लगा लीजिए, आराम से आ जाएगा। दूरी कितनी चला r, चाल कितनी है क्षैतिज में u cos थीटा, और समय कितना लगा कुल समय t, मान रख दीजिए बच्चों। तो r बराबर आ जाएगा ux मतलब u cos थीटा और इंटू t का मान देखो कितना है, यहाँ से देखो t कितना है 2u साइन थीटा अपान g। तो यह आ जाएगा 2u साइन थीटा अपान g। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आएगा देखिए, u स्क्वायर, u से u का गुणा u स्क्वायर
तो बचेगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा का सूत्र है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान में जी। ये परास का सूत्र हो गया, अर्थात ये क्या आ गई हमारी r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये आ गया बच्चों परास। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने देखा अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। उड्डयन काल कितना होता है, 2u साइन थीटा अपान जी। और क्षैतिज परास क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो यहाँ तक बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके बच्चों, लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।